अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। चलें अपनी बात स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या चीज़ है। सबसे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उन बॉडीज़ को डिस्कस करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। इट डील्स विद द बॉडीज़ moving with speed very less than the speed of light। तो बेसिकली ये जो है हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो बेस करती है दो बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशंस पे। ठीक है। जिसको हम कहते हैं कि जी एक हैमिल्टन्स इक्वेशन है और दूसरी जो है वो लैग्रांजेस इक्वेशन है। तो बात करते हैं कि हैमिल्टन इक्वेशन क्या होती है। हैमिल्टन्स इक्वेशन हैमिल्टन इक्वेशन बेसिकली हैमिल्टोनियन पे बेस करती है। और आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वांटम में भी हैमिल्टोनियन बराबर होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ये एच जो है वो क्या है जी, हैमिल्टोनियन है। यानी इसमें हैमिल्टोनियन मौजूद होगा, मेन वेरिएबल हमारा। ठीक है। तो हैमिल्टन इक्वेशन बेसिकली क्या है। ठीक है, यहाँ पे दो इक्वेशन होगी, क्यू जे डैश या क्यू जे डॉट इज इक्वल टू पार्शल एच ओवर पार्शल पी जे। यानी अगर आपने कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव निकालना है, तो वो बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टोनियन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। और अगर आपने मोमेंटम का डेरिवेटिव निकालना है, जनरलाइज्ड मोमेंटम का डेरिवेटिव निकालना है, जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या है ये हम पढ़ेंगे, तो वो बराबर होगा किसके जी, वो बराबर होगा पी जे डॉट इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टोनियन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को नाम दे देता हूँ कि बेसिकली ये चीज़ क्या है। आपका ये जो क्यू जे डॉट है ये बेसिकली डेरिवेटिव है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ क्यू जे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। और इसको कहते हैं जी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू जे को, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना हमारे। अच्छा, और पी जे डॉट जो है वो बेसिकली है डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो पी जे डॉट जो है वो बेसिकली क्या है जी, ये क्यू जे है, और पी जे जो है वो है जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं किसकी जी, लैग्रांजेस इक्वेशन की। ये हैमिल्टन इक्वेशन हमने पढ़ ली है, ये दो हैं ये जो आपके सामने लिखी गई हैं। अब बात कर लेते हैं लैग्रांजेस इक्वेशन की, उसके बाद अपने टॉपिक पे मूव करेंगे। लैग्रांजेस इक्वेशन, लैग्रांजेस इक्वेशन में जो है वो लैग्रांजियन जो है यूज़ होगा, जैसे हैमिल्टन इक्वेशन में हैमिल्टोनियन इस्तेमाल हो रहा था। तो लैग्रांजियन बेसिकली क्या होता है, लैग्रांजियन होता है एल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, टी माइनस वी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। और यहाँ पे एल जो है वो लैग्रांजियन है।
लैग्रांजियन, ठीक है। और अगर एल लैग्रांजियन हो तो लैग्रांजिस इक्वेशन क्या होगी जी? लैग्रांजिस इक्वेशन होगी d/dt, यानी डेरिवेटिव किसका जी? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट। क्यू डॉट क्या है मैं ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ, माइनस पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। ये है आपकी जी लैग्रांजिस इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं बेसिकली ये कोई न्यू इक्वेशन नहीं है, दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ न्यूटन लॉज। ये इक्वेशन जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ न्यूटन्स लॉज, ठीक है। किसी भी टाइम पे आप इन इक्वेशन को न्यूटन के लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। जब आप जाएंगे इनको डिफाइन करेंगे और इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो एंड पे जाके न्यूटन लॉज पे पहुंच जाएंगी इजीली, ठीक है। और इसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी स्केलर हैं, ऑल क्वांटिटीज़ आर स्केलर्स, ऑल क्वांटिटीज़ आर स्केलर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ये आपको बेसिकली दो इक्वेशंस हैं जो इन्होंने सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो है निकाली गई हैं। तो वो इक्वेशंस आपको ऑलरेडी पता है और उनकी डेफिनेशन हर चीज़ आपको पता है कि F इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यानी अगर किसी सिस्टम पे एक्ट करने वाली फोर्स बराबर हो 0 के, ठीक है, तो क्या होगा कि dp/dt बराबर होगा 0 के और p क्या होगा जी? कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर एंगुलर मोशन में देखें तो उसमें क्या कह सकते हैं जी? टार्क बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर आपका टार्क बराबर हो किसी सिस्टम पे 0 तो dl/dt बराबर होगा 0 के और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो चाहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए देख लें चाहे सिंगल पार्टिकल के लिए देख लें। उसके अलावा है आपकी जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। तो ये दो तीन चीज़ें जो आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम कॉन्स्ट्रेंट्स पे। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं बेसिकली? कॉन्स्टेंट बेसिकली अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके मूव करने में जो रुकावट होती है, जो रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो एक ख़ास हिस्से में मूव कर सकता है, उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ मोशन। इट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ मोशन और ये एक इक्वेशन की शक्ल में होते हैं। कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के जो होते हैं वो इक्वेशन की शक्ल में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन होगी इसको लाजमी तौर पे जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट से, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेट्स, यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कह लें, इन द फॉर्म ऑफ अ कंडीशन कह लें, विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे इक्वेशन की जगह आप जो है वो एग्जैक्ट वर्ड अगर लिखना चाह रहे हैं तो एग्जैक्ट वर्ड जो है इसका वो है जी कंडीशन। इक्वेशन की शक्ल में होते हैं लेकिन वो एक कंडीशन होती है और कंडीशन को कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर में वो कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, ज़ाहिर वो अंदर ही मूव कर सकते हैं ना। तो गैस मॉलिक्यूल जो है वो उनकी मोशन कॉन्स्ट्रेंट्स है। गैस मॉलिक्यूल्स
इन अ कंटेनर, ये इसकी एग्जांपल है। अब इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिकली दो टाइप है। तो देखते हैं जी क्या है। पहले है जी होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स। होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स ये वो कॉन्स्टेंट्स हैं जो इक्वेशन की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टेंट्स विच कैन बी रिटन एज इक्वेशन, ठीक है जी। ये वो कॉन्स्टेंट हैं जिसमें कंडीशन कैन बी रिटन एज इक्वेशन, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स। और बेसिकली ये इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो है वो इंटीग्रेबल होते हैं, ठीक है। और इन्हें बायलैटरल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। इंटीग्रेबल होते हैं यानी वो जो इक्वेशन होगी वो इंटीग्रेबल होगी, और इनको बायलैटरल कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। और तीसरी बात ये है कि कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान इनमें डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। और इनको कैसे लिखा जा सकता है जी, मिसाल के तौर पे ये है जी वन का डिस्टेंस, पॉइंट वन का डिस्टेंस R1, R2, R3 सो ऑन Rn और साथ t, यानी ये जो फंक्शन है ये पोजीशन और टाइम दोनों का फंक्शन है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसकी होलोनोमिक कॉन्स्टेंट की अपनी दो टाइप हैं, ठीक है जी। तो इसकी जो पहली टाइप है वो है जी रियोनोमिक। रियोनोमिक कांस्टेंट जो है वो बेसिकली कौन से होते हैं, जो टाइम पे डिपेंड करते हैं। डिपेंड्स ऑन टाइम, ऐसे कांस्टेंट जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये हमारी थी पहली टाइप। इस होलोनोमिक की ही जो इसी की जो क्लास है ना, सब क्लास, तो वो ये है, ठीक है। तो ये टाइम पे डिपेंड करते हैं, रियोनोमिक है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि अगर एक टायर मूव कर रहा है, ठीक है, एक साइकिल का टायर मूव कर रहा है, तो मूव करते हुए जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो चूँकि टाइम रिक्वायर्ड है तो वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है अगर उसका हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है। अ टायर a moving tire of cycle, a moving tire of cycle, ठीक है। और इसको इक्वेशन की में कैसे लिख सकते हैं जी, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फिर कैसे निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ऐसे निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, लेकिन वो टाइम पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है जी सेलेरोनोमिक। नेक्स्ट जो इसकी टाइप है, इसी की होलोनोमिक की मैं टाइप बता रहा हूँ अभी।
स्लेरोनोमिक, ये कांस्टेंट कौन से होते हैं? वो कांस्टेंट जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं करते, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इनको कहते हैं जी स्लेरोनोमिक कांस्टेंट्स, ठीक है। और इसमें आप कह सकते हैं कि अगर व्हील हो साइकिल का रेस्ट में, अ व्हील ऑफ साइकिल एट रेस्ट, अब ये रेस्ट में है ना, ये तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इसकी स्टेट सेम है, चेंज नहीं हो रही, तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसको इक्वेशन की टर्म में हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये होलोनोमिक कांस्टेंट की ही दो टाइप्स थी। अब हम कांस्टेंट की सेकंड टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नॉन होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स। तो चलिए देखते हैं नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट कौन से हैं। ये वो कांस्टेंट है जिनको इक्वेशन की टर्म में नहीं लिख सकते, बल्कि इनइक्वालिटी की टर्म में लिखते हैं। कैन नॉट बी रिटन in terms of equation, ठीक है। इक्वेशन की टर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन इनइक्वालिटी की टर्म में लिख सकते हैं। यानी इनमें इक्वेशन में मतलब जो साइन होता है ना इक्वल का, तो इसमें इनइक्वालिटी का साइन होगा, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं जी? जैसे एक इक्वेशन है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लेस देन का साइन होगा, इक्वल का साइन नहीं होगा, ठीक हो गया। ये जो कांस्टेंट्स होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जी? ये कांस्टेंट बेसिकली होते हैं जी नॉन इंटीग्रेबल, नॉन इंटीग्रेबल, इनको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। दूसरा, इनको मोनोलेटरल कांस्टेंट्स भी कहते हैं। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है जी। चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब कांस्टेंट के बाद हमने पढ़ना है जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं? वो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करते होंगे, उनको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट coordinates used to specify the position of particle, तो इनको हम कहते हैं जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जितने भी डिग्रीज में कोई भी पार्टिकल मूव कर सकता है, ठीक है। तो जितने एक्सिस पे पार्टिकल जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, उतने ही उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। यानी अगर कोई पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है, पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, अगर वो सिर्फ एक एक्सिस पे मूव कर रहा है तो उसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है जी। और अगर वो 2 पे मूव कर रहा होता है एक्स और वाई एक्सिस में, तो फिर उसके जो है वो ज़्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। अगर वो स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, स्पेस में मूव कर रहा है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। स्पेस में मूव कर रहा है तो
3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये आपने याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी जनरलाइज्ड वेलोसिटी की, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। तो जैसे आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, कार्टेशियन में आर थीटा फाई, स्फेरिकल में आर फाई जेड, ये जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसमें भी हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरलाइज वेलोसिटी क्या होती है जी, जनरलाइज वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट में आपको बता चुका हूँ क्यू जे होता है। तो जनरलाइज वेलोसिटी देख लेते हैं। जनरलाइज वेलोसिटी को एक इक्वेशन से देख सकते हैं। बेसिकली ये है टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको कहते हैं जी जनरलाइज वेलोसिटी। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, अभी हम सिंपल कोऑर्डिनेट का जो है डेरिवेटिव लेते हैं डी आर आई ओवर डी टी, ठीक है, जो कि बराबर आता है समेशन, ठीक है जी, जे इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जी, या आई इज इक्वल टू कर दें, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू जे, ठीक है। सिंपल कोऑर्डिनेट का जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए से डेरिवेटिव, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू जे डॉट, ठीक है, प्लस पार्शल आर आई ओवर पार्शल टी। अब ये जो टर्म क्यू जे डॉट लिखी गई है ना, बेसिकली ये क्या है जी, क्यू जे डॉट बराबर है डी क्यू जे ओवर डी टी, यानी टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इसको कहते हैं जी जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, इसको कहते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है जी। तो ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं किसकी जी, जनरलाइज्ड फोर्स की। जनरलाइज्ड फोर्स, इसका मैं आपको फार्मूला लिखूंगा और फार्मूले के अंदर से मैं आपको बताऊंगा कि जनरलाइज्ड फोर्स जो है वो बेसिकली क्या है। तो जनरलाइज्ड फोर्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जनरलाइज्ड फोर्स में जो है वो डिस्प्लेसमेंट आपका रियल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, ऐसा डिस्प्लेसमेंट होता है जो इन कंडीशंस को फॉलो करता है, ठीक है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो इनफाइनेटेसिमल होगा, इनफाइनेटेसिमल होगा, ठीक है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि वो इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस, यानी डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 होगा, ठीक है। और ये कंसिस्टेंट होगा कॉन्स्टेंट्स के साथ, कंसिस्टेंट विद कॉन्स्टेंट्स। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जी कौन सा जी, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसको जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, ये इमेजिन्ड मोशन होती है बेसिकली, ठीक है। जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट जो है वो इमेजिन्ड मोशन होती है, रियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअल मोशन के लिए होता है। जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट जो है वो इमेजिन्ड मोशन होती है पार्टिकल की।
इमेजिन्ड मोशन। ठीक है जी। यहाँ से अगर हम देखना चाहें अपने जो है वो फोर्स को, जनरलाइज फोर्स को, तो अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं डेल्टा डब्ल्यू, तो वर्क डन जो है बेसिकली वो आता है जी समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 3n समीशन आई। ठीक है, अंदर आपने लिखना है जी समीशन आई एफ आई पार्शल आर आई और पार्शल क्यू जे। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, और डेल्टा क्यू जे जो इसके आगे आना है। ठीक है, यहाँ पे आना है। तो इस इक्वेशन में ये जो टर्म आपके सामने लिखी गई है, ठीक है, ये पूरी की पूरी ये बराबर होती है जनरलाइज फोर्स के। इसको कैपिटल क्यू जे से हम शो कर सकते हैं समेशन आई एफ आई पार्शल आर आई ओवर पार्शल क्यू जे। तो ये है आपकी जी जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड फोर्स। ये आपने फार्मूला इसका अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये जो है ना ये बेसिकली वर्चुअल वर्क है। ठीक है, तो ये है वर्चुअल वर्क क्योंकि हमने यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी है लेकिन वर्चुअल भी है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल की। वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल चलें जी देखें। तो वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल कहता है अगर वर्क डन बाय वर्चुअल फोर्स, ठीक है, यानी यहाँ पे दो तरह के वर्क डन जो है हम देखेंगे। ठीक है, किस किस वजह से, एक तो होगा वर्चुअल वर्क किसकी वजह से, बाय फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वर्चुअल वर्क बाय फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी, और इसी के साथ यानी ये वर्चुअल वर्क फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स की वजह से जो वर्चुअल वर्क हो रहा है, और अप्लाइड फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन हो रहा है। एंड अप्लाइड फोर्सेस, वर्चुअल वर्क ड्यू टू वर्चुअल वर्क बाय फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड अप्लाइड फोर्सेस इज ज़ीरो। इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो वर्चुअल वर्क है वो ज़ीरो होगा, तो हम कहेंगे देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी अगर वर्चुअल वर्क बाय फोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड बाय अप्लाइड फोर्सेस ज़ीरो हो, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम क्या होगा जी, इक्विलिब्रियम में होगा। इसको हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू समेशन आई, ठीक है जी, एफ आई, और इसके साथ आप लिख सकते हैं जी यहाँ पे ए, क्योंकि अप्लाइड फोर्सेस की वजह से, प्लस एफ आई, और इसके साथ ऊपर आप लिख दें सी ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट डॉट डेल्टा आर जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो बेसिकली ये वर्क डन है ना दोनों, एफ आई ए डॉट डेल्टा आर, एफ आई सी डॉट डेल्टा आर, ये दोनों की वजह से ज़ीरो, तो सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ये आपने याद रखना, ये वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है जी डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली ये भी एक वर्क डन के बारे में ही बताता है, और ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल की। ये कहता है जी कि अगर किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे अप्लाइड फोर्स अमल कर रही हो और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स जो है वो अमल कर रही हो। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो वर्क डन है उसका फार्मूला देता है। ठीक है, तो ये कहता है
के एफ, ठीक है, यानी ये कौन सी है जी, अप्लाइड फोर्स है, एफ माइनस पी डॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एफ क्या है जी, अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, और ये क्या है जी, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है, ठीक है। इसलिए इसके साथ क्या लगाया जी, माइनस लगाया, ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है, रिवर्स डायरेक्शन में है। और ये कौन सी है, ये भी फोर्स है। पी डॉट का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि फोर्स के बराबर होता है। तो इन दोनों का जो सम है वो बराबर होता है 0 के। इसको कहते हैं जी, क्या कहते हैं हम, डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल। और इनकी वजह से किया जाने वाला फिर वर्क डन क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो ये है बेसिकली फुल फॉर्म ऑफ डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल, के रिवर्स इफेक्टिव फोर्स और जो अप्लाइड फोर्स है, उन दोनों की वजह से किया जाने वाला जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा जी, 0 के, ठीक है। इसको कहते हैं जी डी एल एम्बर्ट प्रिंसिपल। और सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम। चलें जी, नेक्स्ट देखना है जी हैमिल्टन प्रिंसिपल। हैमिल्टन प्रिंसिपल, तो इसकी पहले स्टेटमेंट देखेंगे। हैमिल्टन प्रिंसिपल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रा करेंगे। तो फर्ज कर लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, और इसमें एक पार्टिकल के मूव करने की जो है वो डायग्राम बनाई गई है। फर्ज कर लें ये उसका पाथ है, 3 पाथ्स हैं उसके, ठीक है जी। और फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है t1 है और यहाँ पे टाइम t2 है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के वो x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x2 और y2 हैं। तो ये जो बेसिकली दो पॉइंट्स हैं t1 और t2 वाले, ठीक है, इन पॉइंट्स के लिए, क्योंकि इसको हम क्या कह रहे हैं, कन्फिग्रेशनल स्पेस। अगर ये कन्फिग्रेशनल स्पेस है तो इन दो पॉइंट्स के लिए अगर आप लैग्रांजियन का लाइन इंटीग्रल लें तो वो या तो क्या होगा, स्टेशनरी होगा या एक्सट्रीमम होगा, यानी या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि इन दो पॉइंट्स के लिए फॉर टू पॉइंट्स, फॉर टू इंस्टेंट्स, फॉर टू इंस्टेंट्स, फॉर टू इंस्टेंट्स of time t1 and t2 in configurational space, in configurational space। ये जो लाइन इंटीग्रल है किसका जी, लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रांजियन, ठीक है। आई से इसको शो कर रहा हूँ, आई इज इक्वल टू t1 टू t2, ठीक है, और एल डी टी, लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रांजियन, ये बराबर होगा किसके जी, 0 के, ठीक है। और बेसिकली इसको क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं एक्शन इंटीग्रल, ठीक है जी। तो इन टर्निंग पॉइंट्स पे क्या होगा जी, एक्शन इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। इनको टर्मिनल पॉइंट्स भी कहते हैं, t1 और t2। और इन दो पॉइंट्स पे वेरिएशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होगी जी, 0। वेरिएशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, वेरिएशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट t1 एंड t2 इज 0, ठीक हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t1 डेल्टा क्यू जे, ये बराबर होगा 0 के, और डेल्टा क्यू जे एट t2 ये भी बराबर होगा किसके, 0 के। यानी वेरिएशन ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है जी, 0 होगी, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की। ठीक है जी, और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि ये जो एक्शन इंटीग्रल है ये या तो एक्सट्रीमम होगा यानी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। यानी यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास है वो या तो इसको मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा। तो इसी से रिलेटेड ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो है वो बेसिकली एक तरीकाकार है, एक मेथड है क्या करने का जी। ये मेथड है एक ऐसा फंक्शन फाइंड करना। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो क्या करे, जो आपके पास गिवन क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे लैग्रांजियन है हमने लिया हुआ है, यहाँ पे लैग्रांजियन लिया हुआ है, गिवन फंक्शन की वैल्यू को या तो मैक्सिमाइज कर दे या मिनिमाइज कर दे। ठीक है, ठीक है, फाइंडिंग अ फंक्शन, फाइंडिंग अ फंक्शन that maximizes or minimizes or minimizes 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 the value of a quantity। तो इसको हम कहते हैं जी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इसमें हम बेसिकली यही तरीका अडॉप्ट करते हैं जो एक्शन इंटीग्रल वाला है। तो इसमें क्या है जी, या तो ये उसको मैक्सिमाइज कर देता है या क्या कर देता है जी, मिनिमाइज कर देता है उस क्वांटिटी की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से ही हमें क्या मिलती है जी, ऑलर इक्वेशन मिलती है। ऑलर्स इक्वेशन, तो ऑलर्स इक्वेशन जो है उसको मैं बता देता हूँ कि ऑलर्स इक्वेशन बेसिकली क्या है जी। ऑलर्स इक्वेशन है जी आपके पास उस फंक्शन की, ठीक है, जो फंक्शन हमने फाइंड करना होता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब ये एफ क्या है, ये वही फंक्शन है जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। ठीक है, और यही वो कंडीशन है जो क्या करती है जी, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करती है सॉल्यूशन को। यहाँ पे y जो है वो बराबर है y इंटू वाई ऑफ x। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और अब हम मूव करते हैं जी, ये चीज़ मैंने आपको बीएससी में भी पढ़ाई हुई है, एटवुड मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम उनके जो फार्मूलाए हैं वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिख लेंगे और इसमें कोई इशू नहीं है इतना। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं जी एटवुड मशीन की। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, एक रेफरेंस लाइन है और आपने क्या किया हुआ है जी, दो ऑब्जेक्ट्स को सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, तो ऊपर जो है आपने कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किया हुआ है, यानी इससे बाहर नहीं जा सकती इसकी मोशन। ये जो है वो कॉन्स्टेंट्स है इसके लिए। तो देखें जी, यहाँ पे उसका जो है वो एक्सिस है, इसके गिर्द आपने क्या किया हुआ है जी, एक सर्कुलर शेप की इस तरीके से पुली लगाई हुई है और पुली के अबाउट क्या किया हुआ है जी, आपने मासेस को सस्पेंड किया हुआ है। एक मास यहाँ पे है, इसको कह दें जी आप ये M2 है, और एक मास जो है वो दूसरी साइड पे है, इसको आप कह दें जी ये क्या है जी, M1 है। ठीक है, और यहाँ से आप रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है जी, अब देखना है डिस्टेंसेस देखने हैं। देखें जी, इस रेफरेंस लाइन से मास m1 तक का जो डिस्टेंस है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की फॉर्म में q1 है। ठीक है, और यहाँ से लेके
रेफरेंस लाइन से, या आप पहले ये कह दें कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस वाले डिस्टेंस को आप कह दें, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है Q, ठीक है जी। और ये जो दूसरा M1 है इसका जो डिस्टेंस है वो है L माइनस Q, ठीक हो गया। तो L जो है वो बेसिकली क्या है, टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो कि अगर आपका ये जो M1 जो है वो क्या हो जी, ग्रेटर हो M2 से, तो आपके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितने होंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे जी यहाँ पे 6, ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे जी, इस पे लैग्रांजेस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और लैग्रांजेस इक्वेशन अप्लाई करने के बाद आपका जनरलाइज्ड फॉर्म में एक्सेलरेशन निकल आएगा। जैसे कि हम पहले भी एक्सेलरेशन और टेंशन निकालते थे इसकी, क्यू डबल डॉट का मतलब है 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लें जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या आ जाएगा, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। और ये वही है जो आप पहले निकाल चुके हैं, M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2। BSc की बुक्स में मैंने ये लेक्चर करा दिया है ऑलरेडी जी, ठीक है जी। तो इसके बाद हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, तो देखते हैं जी साइक्लिक कोऑर्डिनेट और जनरल कंजर्वेशन थ्योरम को। पहले डिस्कस करेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो साइक्लिक कहलाता है, ऐसा कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिस कोऑर्डिनेट के लिए लैग्रांजियन का अगर हम डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी अगर आप पार्शियल एल, ठीक है, यानी लैग्रांजियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी कोऑर्डिनेट एक्स डैश, ठीक है, बोलें तो वो ज़ीरो आए, चाहे एक्स डैश के लिहाज से ले लें चाहे वाई डैश के लिहाज से ले लें। अगर आपका ये जो डेरिवेटिव है ये ज़ीरो, तो उस कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं जी, ये कोऑर्डिनेट क्या है जी, साइक्लिक है। तो यहाँ पे जो आपका जो एक्स डैश और वाई डैश जो है ये क्या है जी, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर लैग्रांजियन का डेरिवेटिव लें उन कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से और वो ज़ीरो आ जाए तो उनको साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी जी, जनरल कंजर्वेशन थ्योरम की। तो जनरल कंजर्वेशन थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे देख लेते हैं। जनरल कंजर्वेशन थ्योरम, ये थ्योरम कहता है अगर एक कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। इफ अ कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक, और अगर उस कोऑर्डिनेट को हम नाम दे दें जी, वो कोऑर्डिनेट जो है वो क्यू जे है, और क्यू जे क्या है जी, साइक्लिक है, ठीक है। तो उसका जो रिलेटेड जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा ना वो क्या होगा जी, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। देन इट्स करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम, इट्स corresponding corresponding generalized momentum pj is constant। तो इसको कहते हैं जी, क्या कहते हैं, जनरल कंजर्वेशन थ्योरम, कि अगर कोऑर्डिनेट साइक्लिक हो तो उसका करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज मोमेंटम होगा वो क्या होगा जी, वो क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा, ठीक है, या कंजर्व होगा।
इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, द जनरलाइज मोमेंटम कॉन्जुगेट टू अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखते हैं या कंजर्व लिखते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो क्यू जे डॉट क्या हो जी, साइक्लिक हो, क्यू जे क्या है जी, साइक्लिक हो, तो उसका जो पी जे होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और ये कहाँ से आया है, क्योंकि पी जे जो है वो बेसिकली बराबर होता है पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू जे डॉट के। तो क्यू जे डॉट अगर जो है वो साइक्लिक है तो उसका पार्शल एल के लिहाज से डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा ना। ठीक है, तो डी पी ओवर डी टी क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो हो जाएगा। डी पी जे ओवर डी टी वो हो जाएगा ज़ीरो, तो पी जे क्या आ जाएगा जी, कांस्टेंट। तो इस लिहाज से ये जनरल कंजर्वेशन थ्योरम आपके सामने आ गया जी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी जी, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की। लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये वो फॉर्मेशन है कि जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लैग्रांजियन फार्मूलेशन वेरिएबल को किस में कन्वर्ट करते हैं जी, हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन वेरिएबल में। ठीक है, ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, विच कन्वर्ट लैग्रांजियन ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल, लैग्रांजियन ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल, या इसको लैग्रांजियन फार्मूलेशन वेरिएबल कह दें, लैग्रांजियन फार्मूलेशन वेरिएबल। ठीक है, और ये कौन से होते हैं लैग्रांजियन फार्मूलेशन वेरिएबल, क्यू जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्यू जे डॉट जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम, इनको कन्वर्ट करना है टू हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन वेरिएबल। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इसको कन्वर्ट करती है उसको कहते हैं हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन वेरिएबल। ठीक है जी, और ये हैमिल्टोनियन फार्मूलेशन वेरिएबल कौन से होते हैं जी, ये होते हैं बेसिकली क्यू जे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम और टाइम। ठीक है, तो इनको जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो है जी आपके पहले लैग्रांजियन फार्मूलेशन वेरिएबल, ठीक है, और आपने उसको कन्वर्ट करना है किस में, जी ऑफ यू वाई में। अब कन्वर्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि एक कोऑर्डिनेट लाजमी तौर पर सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है, तो वो कन्वर्ट हो सकती है। तो वो कन्वर्ट होगी तो किस तरीके से कन्वर्ट होगी, वो होगी जी, जी ऑफ यू वाई में लेके जाना था ना, तो जी ऑफ यू वाई बराबर होगा किसके जी, अगर आप एफ ऑफ एक्स वाई जो आपका फंक्शन हो उसमें प्लस कर दें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ पे डी एक्स भी कर सकते हैं, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे साइन भी लगा लें किसका जी, माइनस का। तो ये आपकी जो है वो जनरल इक्वेशन बन जाएगी जो कि फाइनल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, जी ऑफ यू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आप डी एक्स की जगह जो है वो एक्स भी लिख सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिस ट्रांसफॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट और मोमेंटा तो चेंज हो जाएं, यानी जब हम एक तरह के वेरिएबल को दूसरे तरह के वेरिएबल में चेंज करें तो कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा चेंज हो जाए, कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट चेंज हो, ठीक है,
मोमेंटा पीजे ये भी चेंज हो, लेकिन इनके चेंज करने की वजह से जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन है या हैमिल्टन इक्वेशन है वो अनचेंज रहे, हैमिल्टन इक्वेशन में चेंज ना आए, हैमिल्टन इक्वेशन क्या रहे, अनचेंज्ड। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर मोमेंटा तो चेंज हो जाए और कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाए लेकिन हैमिल्टन इक्वेशन क्या रहे, सेम रहे, तो उनको हम कहते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर बात कर लें, फर्ज कर लें क्यू जे और पी जे ये ओल्ड वेरिएबल्स थे, और फिर हमने क्या किया, जब ट्रांसफॉर्म कर लिया तो क्यू जे और कैपिटल पी जे बन गए। ठीक है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ठीक है, तो अगर इस तरह हो तो आपकी जो हैमिल्टन इक्वेशन है वो क्या होंगे जी, हैमिल्टन इक्वेशन आपकी होंगी कि क्यू जे डॉट इज इक्वल टू पार्शल एच ओवर पार्शल पी जे। देखें एज इट इज़ वही इक्वेशन है, मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी। ठीक है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि पी जे डॉट इज इक्वल टू पार्शल एच ओवर पार्शल क्यू जे, लेकिन पी जे जहाँ पे आएगा वहाँ पे आपने क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको जो स्टार्ट में हमने की थी इक्वेशन, तो यहाँ पे भी मैं आपके सामने लगा देता हूँ माइनस। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं जी, ये पेज मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, एक न्यू वेरिएबल जो है वो मुतारिफ करवा लेते हैं उसको। ये जैसे ये हैमिल्टोनियन है उसको हम कैमल्टोनियन कहते हैं, हम कहते हैं जी अब ये मॉडिफाई हो गया तो इसको कैमल्टोनियन कह देंगे। तो उस सूरत में इक्वेशन क्या बन जाएंगी, क्यू जे डॉट इज इक्वल टू पार्शल के ओवर पार्शल पी जे, और पी जे डॉट इज इक्वल टू माइनस पार्शल एच ओवर पार्शल क्यू जे। सॉरी, ये एच की जगह आपने के लगाना है क्योंकि ये हैमिल्टोनियन नहीं अब कैमल्टोनियन बन गया, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया ना। तो आप कह देंगे जी एच जो है वो बराबर है किसके, के, और के क्या है जी, कैमल्टोनियन। ये हमने ऐसे मुतारिफ करा लिया। चलें, यहाँ तक समझ आ गई होगी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी पॉइजन ब्रैकेट्स हैं, पॉइजन ब्रैकेट्स। पॉइजन ब्रैकेट जो है वो बेसिकली क्लासिकल और क्वांटम के दरमियान जो है वो एक ब्रिज का काम करती हैं। पॉइजन ब्रैकेट्स, तो पॉइजन ब्रैकेट से मुराद क्या है कि अगर हमारे पास जो है दो फंक्शंस हो, एक जो है यू है फंक्शन क्यू जे पी जे और टाइम का, और इसी तरीके से एक और दूसरा फंक्शन है वो भी क्यू जे पी जे और टाइम का फंक्शन है। तो इन दोनों की पॉइजन ब्रैकेट क्या होगी वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। दोनों की जो पॉइजन ब्रैकेट होगी उसको हम लिख सकते हैं स्केयर ब्रैकेट्स की शक्ल में, यू वी, ये इनकी पॉइजन ब्रैकेट है, और ये बराबर होगी समीशन जे इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल क्यू जे। पहले यू का क्यू जे के लिहाज से लेना है और वी का पी जे के लिहाज से लेना है, माइनस फिर यू का पी जे के लिहाज से लेना है। ठीक है, और आपका जो v है उसका क्यू जे के लिहाज से लेना है, डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये है आपके सामने क्या जी, पॉइजन ब्रैकेट इनकी u और v की। ठीक हो गया, तो ये आपने अच्छे से याद रखनी है। अगर j बराबर हो 1 के, तो j अगर बराबर कर दे 1 के तो ये j यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज़ लिखी जाएगी, बस j जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। पॉइजन ब्रैकेट जो है वो बेसिकली इंटीग्रल्स ऑफ मोशन के बारे में भी बताती हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वांटम और क्लासिकल के दरमियान में ब्रिज का काम करती हैं। दूसरा ये इंटीग्रल्स ऑफ मोशन के बारे में बताती हैं। इंटीग्रल्स ऑफ मोशन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। इंटीग्रल्स ऑफ मोशन
तो इंटीग्रल्स ऑफ मोशन क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी हमने डिस्कस करना है। तो अगर इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पॉइजन ब्रैकेट्स की करेक्टरिस्टिक्स, तो चंद एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे इसकी, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगी किस लिहाज से जी, अपने पीपीएससी एफपीएससी या किसी भी इस तरह के टेस्ट के लिहाज से। ठीक है, अगर सेम फंक्शन का पॉइजन ब्रैकेट लें तो वो क्या होता है जी, ज़ीरो होता है, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आप क्या कर दें, बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती, यानी यू वी पॉइजन ब्रैकेट बराबर नहीं होगा वी यू पॉइजन ब्रैकेट की। ठीक हो गया तीसरी प्रॉपर्टी। अगर आप इसमें क्या करें, एक कांस्टेंट या स्केलर ए को मल्टीप्लाई कर दें, ए को मल्टीप्लाई कर दें यू वी से, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा, ये बराबर होगा जी, ए पहले यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि स्केलर है दोनों के साथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, किस तरह का जी, कि ए ऑफ यू प्लस बी वी, और इसका पॉइजन ब्रैकेट ले लें आप किसी थर्ड वेरिएबल के साथ, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस सूरत में क्या होगा जी, ए बाहर आ जाएगा, यू डब्ल्यू अंदर रहेगा, फिर क्या होगा, बी बाहर आ जाएगा और वी डब्ल्यू अंदर रहेगा। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर कोई से दो फंक्शन हो, ठीक है, उनका इकट्ठा आप ले लें पॉइजन ब्रैकेट एक तीसरे के साथ, यानी कैसे, अगर आप ऐसे ले रहे हैं यू वी और इसका जो है वो पॉइजन ब्रैकेट ले रहे हैं डब्ल्यू के साथ, तो वो बराबर होगा, पहले यू बाहर चला जाएगा, वी डब्ल्यू, ठीक है जी, फिर क्या होगा, आपका वी बाहर चला जाएगा और अंदर आ जाएगा यू और डब्ल्यू का पॉइजन ब्रैकेट। ठीक हो गया, ये इसकी जो है वो पांचवी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगर आप पॉइजन ब्रैकेट का डेरिवेटिव ले लें, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे जी, डी ओवर डी टी, और अंदर क्या आ गया जी, यू वी, ये आपने डेरिवेटिव ले लिया। अगर आप ले लें इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव बराबर होगा, पहले जो डेरिवेटिव है वो u का लिया जाएगा, डी यू ओवर डी टी, और साथ v प्लस, फिर क्या हो जाएगा जी, u एज इट इज़ रहेगा और v का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा, तो ये इसके बराबर होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जी, नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं, उसको हम कहते हैं जैकोबियन आइडेंटिटी। जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है 7 प्रॉपर्टी, इसको हम जैकोबियन आइडेंटिटी भी कहते हैं, जैकोबियन आइडेंटिटी। चलें जी, ये जैकोबियन आइडेंटिटी बेसिकली क्या है कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में रख दें इनको, साइक्लिक ऑर्डर कैसे बनेगा जी, यू वी और डब्ल्यू, इस साइक्लिक ऑर्डर में रखें यू वी डब्ल्यू वाले में, तो इनका द सम ऑफ 3 डबल पॉइजन ब्रैकेट्स प्लेस्ड इन साइक्लिक ऑर्डर इज 0। द सम ऑफ 3 डबल पॉइजन ब्रैकेट्स जो कि किस तरह हो, साइक्लिक ऑर्डर में हो, प्लेस्ड इन साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर इज 0। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में रखी हो तो उनका सम क्या होगा, 0 होगा। ये डबल पॉइजन ब्रैकेट जो है वो क्या होती है, यानी एक पॉइजन ब्रैकेट में दूसरी पॉइजन ब्रैकेट भी मौजूद है, यू वी एक पॉइजन ब्रैकेट ये, और इसका हमने क्या ले लिया, डब्ल्यू के साथ पॉइजन ब्रैकेट ले लिया, ये डबल पॉइजन ब्रैकेट होगी।
प्लस, अब आप गौर से देखें ये सारी की सारी किस में है जी, साइक्लिक ऑर्डर में है, वी डब्ल्यू और साथ यू, ये देखें ये भी साइक्लिक है, वी डब्ल्यू यू प्लस डब्ल्यू यू और इसका पॉइजन ब्रैकेट वी के साथ, इनका सम क्या होगा, 0 होगा। इसको हम कहते हैं जी जैकोबियन आइडेंटिटी। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ये सारी प्रॉपर्टी आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि इनमें से कोई भी आ जाती है तो आपको याद रहे। ठीक है, अगर ऐसा हो कि u और v इसका जो पॉइजन ब्रैकेट हो वो किसके बराबर हो, 0 के। ठीक है, तो फिर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, फिर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। ठीक है, और इसी को अगर u v बराबर हो ना 0 के, तो हम कह सकते हैं u कम्यूट्स विद v। ठीक है जी, तो u किसके साथ कम्यूट करेगा, v के साथ, उस सूरत में जब u v बराबर हो 0 के। ठीक है जी, अगर हम क्या करें कि ये जो u और v फंक्शन है इनके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज मोमेंटम से जो है वो चेंज कर दें, तो न्यू पॉइजन ब्रैकेट जो है वो क्या बनेगी, वो देख लें जी। वो हमारी बनेगी जी, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स। ये भी सवाल आ जाता होता है, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स कौन सी हैं, फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स। ठीक है जी, तो फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट्स कौन सी हैं जी, हमने क्या किया जी, इनको चेंज कर दिया है। पहले यू भी था, अब क्यू जे और पी जे की टर्म में ले आएंगे, क्यू जे क्यू के। ठीक है, तो हमने क्या कहा था जी, सेम फंक्शन जो होगा उसकी अगर आप क्या कर देंगे, पॉइजन ब्रैकेट लेंगे तो वो बराबर आएगी 0 के। इसी तरीके से पी जे और पी के की लें तो वो किसके बराबर आएगी, 0 के। हाँ, अगर क्यू जे और पी जे की लें तो वो किसके बराबर आ जाएगी जी, डेल्टा जे के। ये डेल्टा जे के क्या है जी, कर्नाकर डेल्टा फंक्शन है, ये मैं आपको एमएमपी में पढ़ा दूंगा। तो डेल्टा जे के जो है वो बेसिकली उसकी कंडीशन है कि वो 1 होगा, कब 1 होगा, अगर जे बराबर हो के, और 0 होगा अगर जे बराबर ना हो के। ठीक है, तो ये इसकी क्या है जी, कंडीशन है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि जो पॉइजन ब्रैकेट्स हैं वो क्या हो जी, इनवेरिएंट हो अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगर ऐसा हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यू वी क्यू जे पी जे, क्यू जे पी जे इज इक्वल टू यू वी क्यू जे पी जे। ठीक है, देखें जो वेरिएबल हैं वो पहले स्मॉल लेटर में थे, कैपिटल में चले गए, हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई की और हमने कह दिया कि पॉइजन ब्रैकेट जो है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होती है, इनवेरिएंट इन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो आपके पॉइजन ब्रैकेट है वो इनवेरिएंट है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो ये चंद एक प्रॉपर्टी हैं जो आपने इसकी याद रखनी है अच्छे तरीके से। अब बात कर लेते हैं जी इंटीग्रल्स ऑफ मोशन की, कि इंटीग्रल्स ऑफ मोशन बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है जी, इंटीग्रल्स ऑफ मोशन, ठीक है, इंटीग्रल्स ऑफ मोशन कोई भी ऐसा फंक्शन, ठीक है, जिसका जो कि टाइम पे डिपेंड ना करता हो, ठीक है, विच डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम, उसको हम क्या कहते हैं जी, इंटीग्रल ऑफ मोशन कहते हैं, विच डज नॉट डिपेंड
explicitly explicitly on टाइम। तो इसको कहते हैं जी इंटीग्रल्स ऑफ मोशन। ठीक है, यानी इसके लिए जो इक्वेशन होगी, अगर एच की बात करें, ठीक है, तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी बराबर है किसके जी, ज़ीरो के। तो एच क्या है, इंटीग्रल ऑफ मोशन है। अगर यू की बात करें, अगर कोई फंक्शन यू हो तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी अगर बराबर हो ज़ीरो के, तो यू भी क्या है, इंटीग्रल ऑफ मोशन है। और इसकी खास बात यह है कि जो भी फंक्शन जैसे यू है, वो इंटीग्रल ऑफ मोशन एक तो तब होगा जब टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि वो कम्यूट करेगा एच के साथ, यानी उसका पॉइजन ब्रैकेट अगर ले लें एच के साथ तो वो आएगा ज़ीरो के। तो ये दो कंडीशन जो चीज़ सेटिस्फाई करेगा उसको हम कहेंगे ये फंक्शन जो है क्या है, इंटीग्रल ऑफ मोशन है। ठीक है, u कम्यूट्स विद h, u कम्यूट्स विद h। तो u क्या होगा, एक इंटीग्रल ऑफ मोशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी पॉइजन थ्योरम की। पॉइजन थ्योरम, पॉइजन थ्योरम कहता है कि अगर u और v दो फंक्शन है, ये दोनों क्या है जी, इंटीग्रल ऑफ मोशन है। इंटीग्रल ऑफ मोशन से मुराद क्या है, ये टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करते, इंटीग्रल ऑफ मोशन है। तो इन दोनों का जो पॉइजन ब्रैकेट होगा यू वी, ये क्या होगा, आल्सो एन इंटीग्रल ऑफ मोशन। तो ये भी इंटीग्रल ऑफ मोशन होगा। तो ये है बेसिकली जी पॉइजन थ्योरम। वो कहता है कि अगर यू वी दो फंक्शन हो और वो इंटीग्रल ऑफ मोशन हो, तो उनका जो पॉइजन ब्रैकेट होगा दोनों का, वो भी इंटीग्रल ऑफ मोशन होगा। ठीक है, और ये हम कैसे कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे जी, जैसे हमने पहले लिखा है, यानी कि डी यू वी ओवर डी टी बराबर होगा किसके, ज़ीरो के। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू वी का आप क्या कर लें, पॉइजन ब्रैकेट ले लें एच के साथ, तो इसको क्या करना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए एच के साथ। तो ये क्या होगा जी, पॉइजन ब्रैकेट होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी लुई विल्स थ्योरम की। ठीक है, लुई विल्स थ्योरम की। लुई विल्स थ्योरम, लुई विल्स थ्योरम ये कहता है कि आपके जो फेज पॉइंट्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह मूव करते हैं। फेज पॉइंट्स, फेज पॉइंट्स मूव लाइक एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल कौन सा होता है, जिसकी डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब अगर ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह मूव कर रहे हैं तो फेज पॉइंट की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ एक और डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है कि फेज पॉइंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। फेज पॉइंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो ये भी इसी की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो फेज पॉइंट डेंसिटी क्या होती है, फेज पॉइंट डेंसिटी होती है जी नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, नंबर ऑफ फेज पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं फेज पॉइंट डेंसिटी। ठीक है जी, तो ये आपका लुई विल्स बेसिकली थ्योरम है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी किसको, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख ली है, तो अब पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी, कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करें एक तरह के वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाएं, तो न्यू कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और टाइम पे डिपेंड करें। न्यू कोऑर्डिनेट्स डिपेंड ऑन
दो चीज़ों पे डिपेंड करें, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पे और टाइम पे डिपेंड करें, लेकिन मोमेंटा पे डिपेंड ना करें, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटा हो। जब ट्रांसफॉर्मेशन कर लें और नए वेरिएबल बना लें तो उसमें क्या हो कि वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स और टाइम पे तो डिपेंड कर रहे हो लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंटा हो। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं जी? पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसको कैसे लिखा जा सकता है जी? इसको लिखा जा सकता है कि क्यू जे, ठीक है, न्यू वेरिएबल इज इक्वल टू एफ। ये जो नया बनाया वेरिएबल वो डिपेंड कर रहा है किस पे? Q1, Q2, सो ऑन, Qn और टाइम। ठीक है, आप देखें तो ये और जो है वो न्यू वेरिएबल है Qj, ठीक है, और f जो है वो नया वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? Q1, Q2, Q3, यानी ओल्ड वेरिएबल पे, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है और साथ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मोमेंटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी? अब हम बात करेंगे सेंट्रल फोर्स की। सेंट्रल फोर्स, ठीक है जी। सेंट्रल फोर्स कौन सी है कि जिसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। whose line of action of force passes through, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ से पास करे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through center of curvature, a single point or center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी ये उसकी डायरेक्शन बता दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, और डायरेक्शन के साथ उसका फिर मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं कि, और मैग्नीट्यूड क्या करे? मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये है बेसिकली क्या जी? सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स की ही एग्जांपल्स हैं, कौन सी हैं जी? कूलम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ कूलम, एफ ग्रेविटेशनल, ठीक है, और एफ सेंट्रीपिटल। ये तीनों जो हैं मिसाल हैं किसकी जी? सेंट्रल फोर्स की। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो केपलर लॉज जो है वो ऑलरेडी मैं आपको जो है वो करवा चुका हूँ। तो अब हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर को, इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग मैं आपको करवा चुका हूँ, तो स्कैटरिंग आपको पता है, मैं सिर्फ इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर आपको करवा रहा हूँ। इम्पैक्ट पैरामीटर, तो इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फोर्स एंड इंसिडेंट वेलोसिटी। ठीक है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से जी? फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स एंड इंसिडेंट वेलोसिटी। सेंटर ऑफ फोर्स and perpendicular distance from center of force to incident velocity। ठीक है जी। तो इसको हम जो है वो दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो I इज़ इक्वल टू एन नॉट ओवर ए, ठीक है,
दूसरा जो है इम्पैक्ट पैरामीटर का जो बेसिकली फार्मूला यूज़ होता है वो ये होता है, एस इज़ इक्वल टू के ओवर एम वी नॉट स्केयर, ठीक है, कॉट थीटा बाय 2। ये है इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जी क्या होता है? स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बेसिकली होता है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ बीम, सिग्मा नॉट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड dn ओवर पर यूनिट सॉलिड एंगल पर यूनिट इंटेंसिटी ऑफ बीम, ठीक है। और इसका जो है वो बेसिक फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं जी, जब कैलकुलेशन के बाद आता है सिग्मा नॉट इज इक्वल टू के स्केयर ओवर 4m स्केयर वी नॉट की पावर 4 कोसिकेंट की पावर 4 थीटा बाय 2। ये है जी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फार्मूला, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात कर सकते हैं किसके जी, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला की। ये तीनों फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वो क्रॉस सेक्शन का फार्मूला है। वो है जी सिग्मा नॉट इज इक्वल टू के स्केयर ओवर 4m स्केयर वी नॉट की पावर 4 कोसिकेंट 4 थीटा बाय 2, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो रदरफोर्ड की स्कैटरिंग जो है वो ये सेम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जी ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं जी ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेसिकली ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती हो, उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होल्ड्स, तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, ये वो हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। बाकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को तफसील से जो है वो मैं आपको बताऊंगा एमएमपी में। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है जी, अगर एक वेरिएबल हो a, तो ए आई जे ए आई के बराबर होता है डेल्टा जे के, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात कर रहे हैं कोरियोलिस फोर्स की। कोरियोलिस फोर्स ये कौन सी फोर्स होती है जी, ऐसी फोर्स, ठीक है, जो कब लगती है, जब बॉडी जो है वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी on the body when it is moving in a rotating frame, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कोरियोली फोर्स। और उसका जो फार्मूला है, पहले मैं आपको इफेक्टिव का फोर्स का फार्मूला लिख के बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन सी फोर्स कोरियोलिस फोर्स है। F माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी बी, ठीक है, माइनस m ओमेगा
क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो इसमें ये जो टर्म है 2m ओमेगा क्रॉस बी, ये कहलाती है कोरियोलिस फोर्स, जिसको एफ सी से यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं। तो 2m ओमेगा क्रॉस वी बी, ये है जी आपकी कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं जी चेजर्स थ्योरम की, जो कि रिजिड बॉडी से रिलेटेड है। चेजर्स थ्योरम जो भी जनरल डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई भी जनरल डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कह दें R1, ठीक है, R1 क्या है जी, कह देते हैं यहाँ जनरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जनरलाइज ना कहना, कोई भी जनरल डिस्प्लेसमेंट जो कि R1 हमने शो किया है वो बराबर होता है जी सम ऑफ ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट ठीक है, एंड R यानी रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यही इसकी जो है वो स्टेटमेंट है कि एनी जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट एंड रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। तो ये है बेसिकली हमारा क्या जी, चेजर्स थ्योरम। और क्लासिकल का जो सब्जेक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, तो इसके एमसीक्यू पर डिस्कस हो जाएंगे सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।